गया? चलो देखो, as you are aware humans are sexually reproducing and viviparous. एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं ना कि ह्यूमंस जो हैं वो क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। अब रिप्रोडक्शन हमें पता है दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ह्यूमंस हैं विविपेरस। विविपेरस का मतलब पता होगा सबको, एनिमल किंगडम में बताया था है ना। जो एग ले करते हैं वो तो ओविपेरस होते हैं, और जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं है ना, अपने बच्चों को जो जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस। तो हम ह्यूमंस क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब हमें ना सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट पढ़ने कि एक ह्यूमन के अंदर एक बेबी का बर्थ कैसे होता है ना, शुरू से लेके आखिर तक सारे इवेंट्स पढ़ने हैं। तो इन इवेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव इवेंट। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब पहला जो इवेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। पहले तो क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट हमें पता है, मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या होता है? एग। एग या ओवम है ना। तो मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम। इन दोनों की जो बनने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले तो गैमेट्स का बनना जरूरी है, गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस। भाई देखा हमने, मेल में बनेंगे स्पर्म और फीमेल में बनेगा ओवम। ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा प्रोसेस है, दूसरा इवेंट है इंसेमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? इंसेमिनेशन। अब मेल में बन गया स्पर्म और फीमेल में बन गया ओवम या एग। इसको हमें डालना है फीमेल की बॉडी में। कहाँ डालना है? फीमेल की बॉडी में। तो जो स्पर्म को फीमेल की बॉडी में डालने की प्रोसेस है उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल का मतलब क्या है? जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब जो हाउस की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब सुना होगा ना, है ना। लेकिन यहाँ पे जेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वजाइना। यहाँ पे जेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वजाइना। ट्रैक्ट ये सारी हैं, फैलोपियन ट्यूब होगी, वजाइना हो गया, ये सारी क्या है? ट्रैक्ट है। तो जो फीमेल का वजाइना है उसके अंदर जो स्पर्म डालने की प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है? अब फीमेल की बॉडी में चला गया स्पर्म और उसकी बॉडी में खुद बना था ओवम। तो स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा और इस फ्यूजन की प्रोसेस को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मतलब मिलना। ठीक है। तो अब तक हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में पहला देखा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल में बनेगा स्पर्म और फीमेल में बनेगा ओवम, है ना। उसके बाद हमने देखा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब मेल जब अपने स्पर्म डालेगा फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में यानी वजाइना में, उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। अब हम सबको पता है जब भी एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? जाइगोट। ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, बस अभी क्या ध्यान रखो, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म ने मिलकर बनाया जाइगोट और जाइगोट से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट। और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जुड़ेगा फीमेल में यूट्रस की वॉल से, जिसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन बोलेंगे। देखो ये ना एक फीमेल की बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ? सबसे पहले अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो फीमेल में जो एग है, एग किसके अंदर बनेगा? ओवरी के अंदर। तो फीमेल में एग बना ओवरी के अंदर। फीमेल की बॉडी में जो स्पर्म आएगा वो कहां से आएगा? वजाइना से। मेल जो है उसने फीमेल की बॉडी में स्पर्म डाल दिए, कौन सी प्रोसेस से? इंसेमिनेशन से। किससे डाले? इंसेमिनेशन से। अब स्पर्म अंदर गए, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? जाइगोट। स्पर्म और एग ने मिलकर क्या बनाया? जाइगोट। अब वो जाइगोट जो है ना, जाइगोट बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट।
अब वो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे चिपक जाएगा फीमेल की बॉडी में। अब फीमेल की बॉडी में ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस। यूट्रस की वॉल को बोलेंगे यूटेराइन वॉल। यूट्रस की वॉल को क्या बोलेंगे? यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है ये किसकी वॉल के साथ चिपकेगा? यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाएगा। और इस चिपकने की प्रोसेस को, जैसे यहाँ पे आया जो ब्लास्टोसिस्ट था वो आया और यहाँ पे चिपक गया, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले हुआ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद हुआ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में बना जायगोट। जायगोट से बना ब्लास्टोसिस्ट। अब वो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ यूटेराइन वॉल के साथ यानी यूट्रस की वॉल के साथ चिप गया, उसमें एम्बेडेड हो गया, तो उस प्रोसेस को बोला इम्प्लांटेशन। उसको क्या बोला? इम्प्लांटेशन। यहाँ तक आया समझ? आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ओवरव्यू दे रही हूँ उसका। अब क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। अब एम्ब्रियो जो है वो मतलब उसके अंदर हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, उसका हार्ट बनेगा, सब कुछ होगा। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी और ये जो पूरा टाइम चलता है ना इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। जैसे हम ह्यूमंस में सुनते हैं, ह्यूमंस में एक बच्चा पैदा होने में कितने महीने लग जाते हैं? 9 महीने, है ना, 9 मंथ्स लग जाते हैं। तो ये जो 9 मंथ्स है इसमें क्या होती है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। इन 9 मंथ्स में क्या होगी? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। और इस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या हुआ? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बना जायगोट। जायगोट से बन गया ब्लास्टोसिस्ट। फिर ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो गया यूट्रस की वॉल में, जिसको बोला इम्प्लांटेशन। ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चलेगी, जितने भी महीने चलेगी, जितने भी दिन चलेगी, उसको बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा जो बेबी है वो बन के तैयार हो जाएगा, है ना, फिर उसकी डिलीवरी कराई जाएगी। और ये जो डिलीवरी की प्रोसेस है इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का ना इंग्लिश में मीनिंग होता है अलग होना। अब बेबी मदर की बॉडी से अलग होगा ना डिलीवरी के टाइम पे, इसीलिए इसको बोला हमने पार्चुरेशन। क्या बोला? पार्चुरेशन। तो जो डिलीवरी कराई जाती है बेबी की उसी प्रोसेस का नाम है पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये सारे थे ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ठीक है, पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा रिप्रोडक्टिव इवेंट है इंसेमिनेशन, तीसरा है फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट बन गया, है ना, ब्लास्टोसिस्ट फिर इम्प्लांट हो गया जिसको बोला इम्प्लांटेशन। फिर होगा जेस्टेशन पीरियड, और जेस्टेशन पीरियड के बाद लास्ट आता है पार्चुरेशन, है ना, डिलीवरी ऑफ द बेबी। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट कब होंगे? प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी तुमने 10th में पढ़ी होगी। प्यूबर्टी कब आती है? लगभग 12 इयर्स की एज में आती है ना, तो प्यूबर्टी के बाद ये सारे इवेंट्स शुरू होंगे। तो ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि क्या ये इवेंट्स प्यूबर्टी से पहले शुरू हो सकते हैं? प्यूबर्टी से पहले ये शुरू नहीं हो सकते। There are remarkable difference between the reproductive events in male and in female. For example, sperm formation continues even in old man, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive system in humans. क्या तुम्हें लगता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम होगा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम नहीं है। मेल में अलग टाइप के इवेंट चलते हैं और फीमेल में अलग टाइप के। अब मेल जो है, मेल के अंदर क्या होता है कि पूरे लाइफ टाइम उनके अंदर स्पर्म बनते रहते हैं। मेल में क्या हुआ, मान लो कोई भी एक लड़का है, ठीक है, वो 12 साल की एज में आया, तो उसके अंदर स्पर्म बनने शुरू हो जाएंगे और फिर लाइफ टाइम तक उसकी बॉडी में स्पर्म बनते रहेंगे। मेल की बॉडी में स्पर्म बनने कभी भी बंद नहीं होते। प्यूबर्टी लेकिन बनने शुरू कब होते? प्यूबर्टी के बाद, है ना, प्यूबर्टी के टाइम पे बनने शुरू होंगे और लाइफ टाइम बनेंगे। पर फीमेल में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बेबी है और वो अपनी मदर के वूम में है, अपनी मदर के यूट्रस में है, तो उसकी ओवरी के अंदर बनने तो शुरू हो जाएंगे, एग बनने तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन जितने बनने होंगे ना इसी टाइम पे बन जाएंगे। जब उस फीमेल का बर्थ होगा ना, जैसे मान लो मैं अपनी मदर के वूम में थी, तो मेरे अंदर जितने भी एग बनने थे वो तभी बन गए जब मैं अपनी मदर के वूम में थी। जब मैं पार्चुरेशन हुआ उसके बाद मेरी ओवरी में कोई भी एग ऐड नहीं होगा, जितने बनने थे बर्थ के टाइम पे ही बन गए।
समझ आई ये बात। लेकिन मेल में स्पर्म पूरे लाइफ टाइम बनते रहेंगे और उनमें शुरू से नहीं बन रहे, उनमें कब से बनने शुरू हुए? प्यूबर्टी के टाइम से। सारा पढ़ेंगे ये, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम से बनने शुरू हुए। पर फीमेल में कब बने? जब एक फीमेल अपनी मदर के वूम में होती है तभी उसकी ओवरी में बनने शुरू हो गए थे, और जितने बनने थे तभी बन गए, उसके बाद और ऐड नहीं बने, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो है कहाँ पे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पेल्विस रीजन में। कौन से रीजन में? पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन पता है कौन सा होता है? ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव कौन से रीजन में होगा? पेल्विस रीजन में होगा। अब इसके अंदर आता क्या क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या आएगा? पेयर ऑफ टेस्टिस। साथ में आएगी कुछ डक्ट। क्या आएगी? कुछ डक्ट। अब ये डक्ट एसेसरी डक्ट है, मतलब इनका काम है सिर्फ हेल्प करना, ठीक है। तो इसीलिए इन डक्ट्स का नाम रख दिया एसेसरी डक्ट। तो पहला आया मेल के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस, उसके बाद आई एसेसरी डक्ट। डक्ट आगे तो और आएंगे एसेसरी ग्लैंड्स, और एसेसरी ग्लैंड्स के बाद लास्ट बच गया एक्सटर्नल जेनिटल, जिसको हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया? पहला पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस के बाद एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड, और लास्ट में आ गया एक्सटर्नल जेनिटल। लास्ट में क्या आ गया? एक्सटर्नल जेनिटल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या है? पेल्विस रीजन, है ना। क्या क्या आएगा इसमें? पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, और लास्ट में एक्सटर्नल जेनिटल, ठीक है। अब देखो, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. अब मेल के अंदर टेस्टिस का नंबर कितना होगा? 2। टेस्टिस का नंबर कितना होगा? 2। पेयर में मिलेंगे टेस्टिस, और ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हैं। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मतलब, अब तुम बताओ, क्या हमें हमारी ओवरी दिखाई देती है? हमें हमारी ओवरी दिखाई नहीं देती, मतलब वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। पर मेल्स के अंदर क्या है? टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। एब्डोमेन क्या होता है? हमारा पेट होता है ना। तो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमारा पेट है, उसके बाहर मेल्स में प्रेजेंट होंगे टेस्टिस। और ये टेस्टिस ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होते, टेस्टिस एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं। उस पाउच का नाम है स्क्रोटम। पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। तो टेस्टिस का नंबर कितना? 2। एक पेयर में है टेस्टिस, प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है। और जिस पाउच में टेस्टिस प्रेजेंट है उस पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो टेस्टिस है ना, इन टेस्टिस के अंदर बनता है स्पर्म। टेस्टिस के अंदर ही क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और स्पर्म बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए कि हाँ इसी टेम्परेचर पे स्पर्म बनेंगे, और वो टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब उससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए जो स्क्रोटम है वो बॉडी के अंदर नहीं है, वो बॉडी के बाहर है ना। वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। और स्क्रोटम का काम क्या है? कि वो टेम्परेचर को कम रखेगा। हमारी बॉडी के कंपैरिजन में टेम्परेचर को कितना कम रखेगा? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखेगा। क्यों कम रख रहा है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं स्पर्म। टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं स्पर्म, ठीक है। In adults, each testis is oval in shape. Very important. पूछ लेते स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि अडल्ट्स के अंदर क्या होगा? टेस्टिस की शेप कैसी होती है? ओवल। टेस्टिस की शेप कैसी होगी? ओवल होगी। अब लेंथ और विड्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस की लेंथ कितनी होगी? 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस की लेंथ कितनी? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस की लेंथ कितनी? 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस की विड्थ कितनी? 2 to 3 सेंटीमीटर। कई सारे मेजरमेंट्स आएंगे, ध्यान रखना। The testis is covered by a dense covering. अब टेस्टिस जैसे हमने देखा किडनी की भी कवरिंग होती है, हार्ट की भी कवरिंग होती है, लंग्स की भी कवरिंग होती है, इसी तरीके से टेस्टिस की भी एक कवरिंग है, और वो कवरिंग है डेंस। टेस्टिस की कवरिंग कैसी है? डेंस कवरिंग है। अब ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट मतलब जैसे इसी रूम में अगर मैं 3-4 और दीवार निकाल दूं तो छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? यहाँ पे कंपार्टमेंट। कोई भी ये रीजन है, यहाँ पे अगर मैं बॉक्सेस बना दूं तो वो क्या बन गए? कंपार्टमेंट बन गए। तो हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग कितने कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट है 250, दोनों के मिला के कितने हो जाएंगे 500, है ना। तो क्वेश्चन में पढ़ना कि दोनों के पूछेंगे या एक के। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट 250, और इन कंपार्टमेंट का हमने नाम दे दिया। जहां भी कंपार्टमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं लोब्यूल, और ये कंपार्टमेंट बना टेस्टिस के अंदर, इसीलिए इस कंपार्टमेंट का नाम रख दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या नाम रखा टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल 250, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल 250, ठीक है। अब पॉज कर दो इसको, एक बार लिख लेते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इस चैप्टर का, ये मान लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान से पढ़ना। Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule। लोब्यूल था, टेस्टिस था पहले, है ना। टेस्टिस के अंदर हमने कितने कंपार्टमेंट बना दिए 250, टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट बना दिए 250, और उस एक कंपार्टमेंट को क्या बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये जो हर एक लोब्यूल है ना, इस लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट है कुछ ट्यूब, और उन ट्यूब का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उन ट्यूब्यूल्स का नाम क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होगा 1 2 3, कितना होगा 1 2 3, 1 से लेके 3 तक हो सकता है इनका नंबर। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, तो हमें पता चल गया स्पर्म बनते टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में भी स्पर्म कहां बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कहां पे बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इसको बना के बताऊंगी पूरा। उसके बाद क्या है, each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells। अब हर एक जो पहले ध्यान से सुन लो फिर लिख लेना। हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो अंदर की साइड से 2 सेल्स हैं उसके पास। उसकी जो अंदर वाली लेयर है उसके पास कितने सेल्स हैं 2 सेल, 2 टाइप के सेल्स हैं। ये 2 टाइप के सेल कौन से हैं, पहला टाइप है मेल जर्म सेल। पहला टाइप कौन सा है मेल जर्म सेल, और दूसरा सेल्स है सर्टोली सेल्स। दूसरे टाइप के सेल कौन से हैं सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। देखो जैसे मान लो ये टेस्टिस है, एक टेस्टिस, ठीक है। अब एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट थे 250, कितने कंपार्टमेंट थे 250। अब मान लो हम ना इस एक कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, एक की, इस एक कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये हो गया हमारा लोब्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने किसका बनाया है टेस्टिस का। टेस्टिस के अंदर ये एक स्ट्रक्चर जो एक कंपार्टमेंट है इसको बोलेंगे लोब्यूल। अब लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मान लो ये मैंने बना दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना हो सकता है 1 से लेके 3 तक। नंबर कितना होगा 1 से लेके 3 तक। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वो जगह है जहां पे बनते हैं स्पर्म, जहां पे बनते हैं स्पर्म। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहां पे बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहां पे बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अंदर वाली लेयर है ना, इस अंदर वाली लेयर में 2 टाइप के सेल हैं। कितने टाइप के सेल हैं 2 टाइप के। 2 टाइप ऑफ सेल हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है उसको हम बोलेंगे मेल जर्म सेल। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल कौन से हैं मेल जर्म सेल्स, और दूसरे टाइप के जो सेल्स हैं उनका नाम है सर्टोली सेल्स। दूसरे टाइप के सेल्स कौन से सर्टोली सेल्स। इतना है समझ। टेस्टिस था हमारे पास, टेस्टिस में हमने कितने कंपार्टमेंट बना दिए 250। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट को बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। उस लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3। क्या होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसमें कितने टाइप के सेल 2 टाइप के। अब स्टेटमेंट में ना तुम्हें इनसाइड की जगह दे देगा आउटसाइड, तो तुम्हें ध्यान रखना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अंदर वाली लेयर में प्रेजेंट है 2 टाइप के सेल। 2 टाइप के सेल कौन से होंगे मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का ही एक और नाम है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, वो है स्पर्मेटोगोनिया। वो क्या है स्पर्मेटोगोनिया। अब जो स्पर्म होते हैं ना मेल के अंदर वो स्पर्मेटोगोनिया से ही बनते हैं। सर्टोली सेल का काम है उनको नरिशमेंट देना, ठीक है। तो स्पर्म बनेंगे कहां से स्पर्मेटोगोनिया से, नाम से ही पता चल रहा है। और स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन सा सेल देंगे सर्टोली सेल। कहां पे प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अंदर वाली लाइन। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना अब। मेल जर्म
सेल का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब देखो, क्या अब तक कहीं भी मियोसिस हुआ था? नहीं, कहीं भी अब तक मियोसिस नहीं हुआ था। मतलब स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी थी 2n। स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या थी? 2n। अब स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होगा मियोसिस। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा? मियोसिस। स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम क्या है? मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल में या कहें स्पर्मेटोगोनिया में होगा मियोसिस, और मियोसिस के बाद जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। तो अगर स्पर्मेटोगोनिया 2n है तो स्पर्म होंगे n, स्पर्म होंगे n। और एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे? एक। मियोसिस में एक सेल से 4। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे? 4। तो स्पर्मेटोगोनिया में हुआ मियोसिस, 4 स्पर्म बन गए। लेकिन सर्टोली सेल का काम क्या है? जो जर्म सेल है, जो मेल जर्म सेल है, उनको देगा ये न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल का काम क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल्स। ठीक है। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का एरिया होगा, उस बाहर के एरिया को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? इस स्पेस में 2 चीजें प्रेजेंट है। एक तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी और प्रेजेंट होंगे। इंटरस्टिशियल स्पेस है तो कौन से सेल होंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस है तो सेल होंगे इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स का ही एक और नाम है लेडिग सेल्स। क्या है एक और नाम? लेडिग सेल्स। अब लेडिग सेल्स का काम क्या है वो देखने से पहले देखो, जैसे ये था लोब्यूल, एक लोब्यूल लेके चल रही हूँ, टेस्टिस नहीं बनाया अभी, ठीक है। अब लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना हो सकता है? 1 से 3। ये मान लो पहला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा और ये तीसरा। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये जो बाहर का स्पेस है, ये जो सारा बाहर का स्पेस है लोब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का स्पेस, इस बाहर के स्पेस का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम है इसका? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट है 2 चीजें। इंटरस्टिशियल स्पेस में कितनी चीजें? 2 चीजें। कहाँ का स्पेस है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का स्पेस। पहली जो चीज है इसमें वो प्रेजेंट है स्मॉल ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट है? स्मॉल ब्लड वेसल्स। दूसरा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स का ही एक और नाम क्या दिया हमने? लेडिक सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है इनका एक और? लेडिक सेल्स। तो हमने क्या देखा? टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट किए हमने? 250। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट का नाम क्या दे दिया? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इस लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने हैं? 1 से 3। ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो अंदर की लाइनिंग है उसमें कितने टाइप के सेल? 2 टाइप के सेल। एक तो होंगे मेल जर्म सेल जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे हैं हमारे पास सर्टोली सेल्स। अब जो मेल जर्म सेल हैं या जो स्पर्मेटोगोनिया है, फटाफट स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी बताओ। 2n। स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी 2n। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया में जब होगा क्या? मियोसिस। इसके अंदर मियोसिस होगा तो हमें कितने स्पर्म मिलेंगे? 4। कितने स्पर्म मिलेंगे? 4। और स्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? n। ठीक है, क्योंकि मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब रिड्यूस हो जाएगी प्लॉइडी, है ना। 2n थी तो 2n से n हो जाएगी। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे? 4, क्योंकि मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। ठीक है। उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया है उसके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बाहर के स्पेस का नाम क्या दिया? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 चीजें, एक तो स्मॉल ब्लड वेसल्स और एक होंगे इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल या इनका नाम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है? लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स जो है इनका काम क्या
बॉडी बनाएंगे भी और उनको सिक्रीट भी करेंगे। किसको? टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स को। अगर हॉर्मोन्स टेस्टिस के अंदर बन रहे तो उन हॉर्मोन्स का नाम क्या दे दिया? टेस्टिकुलर हार्मोन। और टेस्टिकुलर हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। हमने देखा हुआ है एंड्रोजन कोई एक हार्मोन नहीं है, एंड्रोजन है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। एंड्रोजन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन। तो एंड्रोजन जो है वो कौन से सेल्स से आते हैं? लेडिक सेल्स। पढ़ चुके हैं ना हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में। एंड्रोजन कहां से आते हैं? लेडिक सेल्स से आते हैं। और एंड्रोजन और कुछ नहीं है, टेस्टिकुलर हार्मोन है। टेस्टिकुलर हार्मोन मतलब ये टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। अब इस लाइन को लोग नेग्लेक्ट कर देते, मतलब ध्यान नहीं देते। क्या बोला गया है कि दूसरे इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल मतलब ऐसे सेल्स जिनका रोल है इम्यूनिटी में। ऐसे सेल्स जिनका रोल है इम्यूनिटी में, मतलब वो कैपेबल हैं कि वो इम्यूनिटी में रोल प्ले कर सकते हैं। वो सेल्स भी प्रेजेंट है कहाँ पे? इस इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में दो नहीं तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें कौन कौन सी होगी? पहली ब्लड वेसल, दूसरी इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, और तीसरे हो गए इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, जो एंड्रोजन्स है, एंड्रोजन्स को क्या बोलेंगे? कौन सा हार्मोन? टेस्टिकुलर हार्मोन। एंड्रोजन्स कौन से सेल से आते हैं? लेडिक सेल से। लेकिन अगर ऑप्शन में लेडिक सेल ना हो तो लेडिक सेल की जगह आएगा इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। पोज करो। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या देखा था? पहले तो पेयर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस का सारा सिस्टम खत्म हो गया। टेस्टिस के बाद क्या था? एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। तो अब उसके बारे में पढ़ना। देखो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होंगी? पहली है रेटे टेस्टिस। पहली कौन सी है? रेटे टेस्टिस। दूसरी है वाजा एफरेंशिया, तीसरी है एपिडिडाइमस और लास्ट है वास डिफरेंस। एक एक करके याद करेंगे इसको। अब यहाँ से ना क्वेश्चन इतनी बार आता है, अनगिनत बार, टेस्ट सीरीज में भी, नीट में भी बहुत बार आ चुका है। पहले वाजा एफरेंशिया दे देंगे, फिर रेटे टेस्टिस दे देंगे और पूछेंगे कि इनका ऑर्डर बताओ क्या है, पहले कौन सी आती है और लास्ट में कौन सी। तो पहली बात तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट कौन कौन सी है? पहली है रेटे टेस्टिस। पहली कौन सी है? रेटे टेस्टिस। दूसरी है वाजा एफरेंशिया। दूसरी है वाजा एफरेंशिया। तीसरी है एपिडिडाइमस। तीसरी क्या है? एपिडिडाइमस। और लास्ट है वास डिफरेंस। लास्ट क्या है? वास डिफरेंस। अब एक एक करके पढ़ेंगे। बिल्कुल सीरीज में, ये सीरीज में है और यूं ही आता है क्वेश्चन। एक एक करके पूछते हैं। पहले रेटे टेस्टिस के बाद वाजा एफरेंशिया। बताऊंगी कैसे याद करेंगे। वाजा एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमस और एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस। अब देखो द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। हम कहां तक पहुंच गए थे? टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर थे 250 कंपार्टमेंट यानी लोब्यूल और उनके अंदर थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर 1 से 3। अब स्पर्म तो कहां बने हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। यानी स्पर्म को अगर मेल की बॉडी तक आना है, पेनिस तक अगर आना है, तो स्पर्म को पहले कहां से निकलना होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना होगा। तो क्या होगा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस का, वो खुलेगा किसके अंदर? वाजा एफरेंशिया के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर खुलेगा? वाजा एफरेंशिया। लेकिन किसके थ्रू? रेटे टेस्टिस। मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहले खुलेगा रेटे टेस्टिस में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहले किस में खुलेंगे? रेटे टेस्टिस में। फिर रेटे टेस्टिस खुलेगा वाजा एफरेंशिया में। तो ऑर्डर क्या हो गया? सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो डक्ट आएगी वो होगी रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद आएगा वाजा एफरेंशिया। क्या आएगा? वाजा एफरेंशिया। अब वाजा एफरेंशिया जो है वो टेस्टिस से बाहर निकल गई। टेस्टिस से बाहर निकल गई तो वाजा एफरेंशिया खुलेगी एपिडिडाइमस में। कहां खुलेगी? एपिडिडाइमस में। अब इसकी लोकेशन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिडिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। मैंने तुम्हें बताया हुआ है एंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, है ना। पी से पीछे वाला और पी से पोस्टीरियर। तो जो टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस की जो पोस्टीरियर सरफेस है, उस पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग प्रेजेंट है क्या? एपिडिडाइमस। ठीक है, जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस का ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस पीछे वाला, तो इसके अलोंग प्रेजेंट है क्या? एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस कहाँ प्रेजेंट है?
हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग, हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग। कोई भी चीज अगर यूं प्रेजेंट है यूं, तो वो उसके अलोंग होगी ना, तो टेस्टिस जो है उसकी पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग प्रेजेंट है। कौन सी डक्ट? एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस आगे खुलेगी, किसमें खुलेगी? वास डिफरेंस। एपिडिडाइमस किसमें खुलेगी? वास डिफरेंस में। दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन। अब ये वास डिफरेंस एब्डोमेन के ऊपर तक जाएगी एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बना लेगी? एक लूप बना लेगी। क्या बना लेगी? एक लूप। देखो यहाँ पे ये है टेस्टिस। हाँ, अब टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट बन गए थे? 250। कितने कंपार्टमेंट? 250। कंपार्टमेंट का नाम क्या दिया था? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर 1 2 3। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही बने थे स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही बने हैं स्पर्म। हमें तो स्पर्म चाहिए ना, स्पर्म से मतलब है, तो स्पर्म को आगे ट्रांसफर करना है। इसीलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपना कंटेंट देगी। किसको देगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आए रेटेटेस्टिस। क्या आए? रेटेटेस्टिस। फिर रेटेटेस्टिस आगे किसमें खुलेंगे? वाजा एफरेंशिया में। किसमें खुलेंगे? वाजा एफरेंशिया में। देखो ये बहुत सारे जो है ये वाजा एफरेंशिया। फिर वाजा एफरेंशिया खुलेगा, किसमें खुलेगा? एपिडिडाइमस में। देखो अब ये जो एपिडिडाइमस है पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग जा रही है ना, है ना? तो एपिडिडाइमस कहाँ प्रेजेंट है? हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग, है ना? हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग प्रेजेंट है। अब एपिडिडाइमस आई, है ना? एब्डोमेन तक आई, एसेंट की एब्डोमेन तक चढ़ेगी ऊपर। अब एपिडिडाइमस आगे किसमें खुलेगी? वास डिफरेंस। एपिडिडाइमस किसमें खुलेगी? वास डिफरेंस में। ठीक है, तो एपिडिडाइमस जो है वो असेंड की एब्डोमेन तक, मतलब कि ऊपर की तरफ चढ़ेगी एब्डोमेन की तरफ, और उसके बाद ये वास डिफरेंस जो है ये लूप ओवर कर लेती है, मतलब लूप बना लेती है। किसके अराउंड? यूरिनरी ब्लैडर। अब टेस्टिस तो नीचे प्रेजेंट थे ना, तो पहले ये ट्यूब असेंड की। क्या की? असेंड। असेंड मतलब ऊपर चढ़ना। किसकी तरफ जाएगी? एब्डोमेन की तरफ, है ना? तो ये असेंड करती है पहले एब्डोमेन की तरफ और फिर लूप ओवर कर लेते, घेर लेते। किसको? यूरिनरी ब्लैडर। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म बनते किसके अंदर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें खुलेगी? रेटेटेस्टिस। अब तो मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, हर बार आएगा, टेस्ट में भी आएगा, तुम फिर भी गलत करोगे, देख लेना, है ना? स्पर्म बने किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें खुलेगी? रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस किसमें खुलेंगे? वाजा एफरेंशिया में। वाजा एफरेंशिया किसमें खुलेगी? एपिडिडाइमस में। और लास्ट में एपिडिडाइमस खुलेगी वास डिफरेंस में। फिर वास डिफरेंस में लूप ओवर कर लिया। किसको लूप ओवर कर लिया? यूरिनरी ब्लैडर। अब डक्ट याद होगी? गलत तो नहीं करोगे ना क्वेश्चन? अब देखो, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। अब यहाँ पे एक डक्ट आएगी सेमिनल वेसिकल से। कहां से आएगी? सेमिनल वेसिकल से। एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। और ये अब यूरेथ्रा में खुल जाएगी। किसकी फॉर्म में? इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में। समझेंगे इसको। These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra. अब हुआ क्या? जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस में लूप ओवर कर लिया। किसको लूप ओवर कर लिया? यूरिनरी ब्लैडर को। वास डिफरेंस ने किसको लूप ओवर किया? यूरिनरी ब्लैडर को। ये है ना तुम्हारे वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस के पास एक और डक्ट आ जाती है, और वो डक्ट कहां से आई? सेमिनल वेसिकल। हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो एसेसरी डक्ट होती है और एक एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट हमारी वास डिफरेंस तक खत्म होगी। अब आगे एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड पहला कौन सा देखा तुमने? सेमिनल वेसिकल। पहला एसेसरी ग्लैंड कौन सा है? सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल की डक्ट और ऊपर से आ रही थी क्या? वास डिफरेंस। सेमिनल वेसिकल की डक्ट और ये वास डिफरेंस मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। उस कॉमन डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। उस डक्ट का नाम क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेशन होता क्या है? मेल जब अपनी बॉडी से अपने स्पर्म बाहर निकालता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन। ये इजैकुलेशन कौन सी डक्ट की वजह से होगा? इजैकुलेटरी डक्ट की वजह से, है ना? तो क्या हुआ? पीछे से तो स्पर्म कौन लेके आ रही है? वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस पे एट द लेवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एक और डक्ट मिलगी जो आई है
सेमिनल वेसिकल से, और ये दोनों डक्ट मिलके अब खुलेंगे यूरिथ्रा में। ये क्या है पूरा यूरिथ्रा, ये दोनों डक्ट मिलके अब किसमें खुल गए यूरिथ्रा में। अब देखो होता क्या है, जो हम फीमेल्स है ना, हमारे अंदर क्या है कि हम यूरिन पास करते हैं अलग ओपनिंग से, और हमारे अंदर जो कोइटस के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए जो अलग ओपनिंग है वो अलग है। मतलब हमारे अंदर दोनों चीजें अलग अलग है, यूरिन के लिए अलग ओपनिंग है और रिप्रोडक्शन के लिए अलग ओपनिंग है। लेकिन मेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल्स के अंदर यूरिन भी उसी ओपनिंग से पास होता है और स्पर्म भी उसी ओपनिंग से पास होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेल की जो डक्ट है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। कैसी डक्ट है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब यूरिन भी वहीं से पास होगा और उसकी जेनाइटल डक्ट भी वही है। तो मेल्स में डक्ट कैसी होती है? यूरिनोजेनाइटल। देखो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर है? यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर है? यूरिन। मेल उसको कहां से पास करेगा? यूरिथ्रा से। और इजैकुलेटरी डक्ट भी कहां से पास कर रही है? यूरिथ्रा से। इसीलिए मेल्स के अंदर डक्ट कैसी है? यूरिनोजेनाइटल। मतलब यहीं से यूरिन पास करेगा और यहीं से स्पर्म पास करेंगे। तो हुआ क्या? इजैकुलेटरी डक्ट किस किस से मिलके बनी है? वास डिफरेंस से, और एक डक्ट आई है सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल क्या है? एक एक्सेसरी ग्लैंड। अब these ducts store and transport the sperm from testis to the outside through urethra। अब ये जो डक्ट है, जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये क्या करेगी? स्पर्म को स्टोर। जब तक बाहर निकालने की जरूरत नहीं है तब तक ये स्पर्म को करेगी स्टोर। और उसके बाद अगर स्पर्म को बाहर जाने की जरूरत है तो स्पर्म बाहर निकलेगा थ्रू यूरेथ्रा। किसके थ्रू निकलेगा? यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा आया कहां से है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा निकला कहां से? यूरिनरी ब्लैडर से। एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। और फिर पेनिस के थ्रू जाता हुआ इसकी जो बाहर वाली ओपनिंग है, जो बाहर खुलती है इसकी ओपनिंग, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल मीटस। बाहर जो ओपनिंग खुलेगी उसको बोलेंगे यूरिथ्रल मीटस बोलेंगे। तो यूरिथ्रा आया तो कहां से? यूरिनरी ब्लैडर से, है ना। फिर पेनिस के थ्रू होता हुआ जाएगा बाहर तक, और इसकी जो बाहर वाली ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे? यूरिथ्रल मीटस। देखो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है लास्ट वाली, इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे? यूरिथ्रल मीटस। वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग को क्या बोलेंगे? यूरिथ्रल मीटस बोलेंगे, है ना। हुआ क्या? टेस्टिस था। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट कितने थे? 250। हर एक कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 1 2 3। स्पर्म किसके अंदर बनते? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलेगा रेडिटेस्टिस में। रेडिटेस्टिस खुलेगा वाजा एफरेंशिया में। वाजा एफरेंशिया खुलेगा एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस खुलेगी वास डिफरेंस में। फिर वास डिफरेंस बेचारी यहाँ आई यूरिनरी ब्लैडर के पास, तो यहाँ से एक और ग्लैंड आ गया। कौन सा ग्लैंड आया? सेमिनल वेसिकल। उसने दे दी अपनी एक डक्ट, और वास डिफरेंस ने और सेमिनल वेसिकल की डक्ट ने मिलकर बना दी इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बना दी? इजैकुलेटरी डक्ट। वो इजैकुलेटरी डक्ट किस में एंटर की? यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं। अब देखो, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? पेनिस। अब जो मेल पेनिस है ये किससे बना होता है? एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो हेल्प करता है पेनिस के इरेक्शन में। देखो अगर मेल को अपने स्पर्म डालने फीमेल की बॉडी में, तो इसके लिए जरूरी है कि जो पेनिस है उसका इरेक्शन बहुत जरूरी है। और पेनिस के इरेक्शन के लिए कौन हेल्प करता है? एक स्पेशल टिश्यू जो प्रेजेंट है पेनिस के अंदर। ठीक है। अगर इंसेमिनेशन कराना है तो उसके लिए पेनिस का इरेक्ट होना बहुत जरूरी है। The enlarged end of penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin। ये इसका एक और नाम अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, प्रीप्यूस। क्या है एक और नाम? प्रीप्यूस। लिखवा दूंगी, चलो बस पहले मैं लिखती। जो पेनिस का एनलार्ज्ड एंड है, थोड़ा सा फूला हुआ एंड जो है पेनिस का, उसको क्या बोलते हैं? ग्लास पेनिस। पेनिस के एनलार्ज्ड एंड को क्या बोलेंगे? ग्लास पेनिस। और उसके ऊपर एक ना लूज फोल्ड है स्किन का, उसको क्या बोलेंगे? फोरस्किन। उसको क्या बोलेंगे? फोरस्किन। तो हमने क्या देखा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है मेल के अंदर? पेनिस। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? पेनिस। अब जो पेनिस है उसके अंदर अगर इरेक्शन हमें कराना है फॉर इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसके लिए पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी है, जिसके लिए उसके अंदर प्रेजेंट है एक स्पेशल टिश्यू।
अब जो पेनिस का एनलार्ज्ड एंड है, उस एनलार्ज्ड एंड का नाम क्या है? ग्लास पेनिस। और ये ग्लास पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, उसको बोलते हैं फोरस्किन। क्या बोलते हैं? फोरस्किन। देखो भाई, यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे? यूरिथ्रल वीनस। यूरिथ्रा ओरिजिनेट कहां से हुआ है? यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी यूरिथ्रल वीनस। अब ये पेनिस है, इस पेनिस का जो एनलार्ज्ड एंड है, देखो यहाँ से बिल्कुल सीधा था, है ना, यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा एनलार्ज्ड पार्ट है। जो एनलार्ज्ड पार्ट है पेनिस का उसको बोलेंगे ग्लास पेनिस। और इस ग्लास पेनिस के अराउंड एक लूज फोल्ड है स्किन का, जिसको बोला फोरस्किन। क्या बोले? फोरस्किन। इरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस। अब लास्ट में बच गए ग्लैंड। देखो, मेल एक्सेसरी ग्लैंड जो है, इसके अंदर एक तो हम पढ़ चुके हैं, एक ग्लैंड कौन सा देख लिया हमने? सेमिनल वेसिकल्स। दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड कौन सा है? प्रोस्टेट। अब नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनल वेसिकल का नंबर कितना होगा? 2। सेमिनल वेसिकल का नंबर 2, पेयर में है सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड बस एक होगा, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट है पेयर में। ठीक है, तो तीन ग्लैंड है हमारे पास, 3 एक्सेसरी ग्लैंड है। पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, नंबर कितना होगा इनका? 2। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर पूछते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर 1। तीसरा ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तीसरा ग्लैंड कौन सा है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, नंबर 2 नंबर होगा 2। अब इन ग्लैंड्स का काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। ये ग्लैंड जो है, अब होता पता क्या, जैसे हमने पढ़ा मेल में टेस्टिस है, टेस्टिस में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बन गए? स्पर्म। क्या बन गए? स्पर्म। अब हमें यूं लगता है कि मेल ना फीमेल की बॉडी में सिर्फ स्पर्म डाल रहा है, पर मेल फीमेल की बॉडी में सिर्फ स्पर्म, हाँ, मेल फीमेल की बॉडी में सिर्फ स्पर्म नहीं डालता। फास्ट डिफरेंस तो सिर्फ क्या लेके आ रही थी? स्पर्म लेके आ रही थी। लेकिन ये जो ग्लैंड है, उन स्पर्म्स के अंदर कुछ और भी ऐड कर देते हैं, अपने सिक्रीशन ऐड कर देते हैं, और अब बनता है सीमेन। अब क्या बनता है? सीमेन। सीमेन बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सीमेन या सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने तो सिर्फ क्या भेजा था? स्पर्म भेजे। क्या भेजे थे? सिर्फ स्पर्म। यहाँ से सिर्फ स्पर्म आए थे, पर यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लैंड। बताओ, पहला जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो क्या थे? सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का नंबर 2। उसके बाद था प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये अब देखो, ये तुम्हें 2 दिख रहे होंगे, लेकिन ये इसके आगे ये आ गया ना, तो इसीलिए 2 दिख रहे हैं। पर प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना है? 1। प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर 1, बहुत बड़ा है साइज में। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का नंबर 2। ये छोटे छोटे हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब ये जो सारे ग्लैंड है, ये क्या करेंगे? अपने सिक्रीशंस डाल देंगे यहाँ पे। और अब सिर्फ स्पर्म नहीं है, अब है सेमाइनल प्लाज्मा। अब क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा में क्या हुआ? पीछे से तो आ रहे स्पर्म, और इन ग्लैंड्स ने अपने सिक्रीशन भी डाल दिया, तो इसको हम सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेन। हमने बोला ना इंसेमिनेशन, तो इंसेमिनेशन में सिर्फ स्पर्म नहीं जा रहे फीमेल की बॉडी में, स्पर्म के साथ साथ इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन भी जा रहे। तीनों ग्लैंड कौन कौन से? पहला सेमिनल वेसिकल, नंबर 2। दूसरे प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 1। लास्ट बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, नंबर 2। अब जो सेमिनल प्लाज्मा क्या है, समझ आ गया? सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिच होता है फ्रक्टोज में। किस में रिच है? फ्रक्टोज में। दूसरा कैल्शियम में रिच होता है, और तीसरा कुछ एंजाइम्स में। तो सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होगा? फ्रक्टोज, कैल्शियम आयंस और कुछ एंजाइम्स। क्या क्या होगा? फ्रक्टोज, कैल्शियम आयंस और कुछ एंजाइम्स। अब हम ना कई बार यूं सुनते हैं कि किसी लड़की का अगर रेप हो गया, किसी भी वुमेन का, तो कैसे टेस्ट करते डॉक्टर्स की इसका रेप हुआ है या नहीं? फीमेल के वजाइना में फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं होता। फ्रक्टोज किस में प्रेजेंट है? सीमेन में। अगर सीमेन में फ्रक्टोज है और उस फीमेल के साथ रेप हुआ है, मतलब उसके वजाइना में हमें फ्रक्टोज मिलेगा, है ना? अगर उसके वजाइना में फ्रक्टोज मिला तो हम समझ जाएंगे कि उसके साथ रेप हुआ, क्योंकि फीमेल के वजाइना में फ्रक्टोज नहीं होता। ठीक है, तो सेमाइनल प्लाज्मा किस में रिच है? फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम्स में। अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का एक और स्पेशल काम है, ये हेल्प करता है द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ
पेनिस। पेनिस के लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेट करना मतलब किसी चीज को स्मूथ बनाना, है ना, किसी चीज को स्मूथ बनाना क्या होता है, लुब्रिकेट करना। तो पेनिस के लुब्रिकेशन में कौन सा ग्लैंड का रोल है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का नंबर कितना होगा, 2। ठीक है, पॉज कर दो। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि स्पर्म को स्टोर करने का काम कौन से डक्ट का है, बनाने का उसका। स्पर्म को स्टोर कौन कर रही है, इजैकुलेटरी डक्ट। स्पर्म को स्टोर कौन कर रही है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आई कहां से, एक तो थी वास डिफरेंस और एक डक्ट आई सेमिनल वेसिकल से। इन दोनों डक्ट ने मिलकर बनाई इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्पर्म को स्टोर करने का काम किसका है, इजैकुलेटरी डक्ट का। फिर उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर भी यही डक्ट निकलवा देती है। यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटस। ऑर्डर बताना एक बार, स्पर्म बना कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म बना कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आएगा रेडिटेस्टिस। रेडिटेस्टिस के बाद आएगा वाजा एफरेंशिया। वाजा एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस। एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस। ठीक है, फिर वास डिफरेंस जो है वो एसेंड की एब्डोमेन तक, है ना, ऊपर चढ़ी एब्डोमेन तक। उसके बाद उसने लूप ओवर कर लिया किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। फिर वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिल गई, उसकी ग्लैंड डक्ट मिल गई और इन्होंने बना दिया इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। फिर इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो सिर्फ स्पर्म नहीं लेके जाती, स्पर्म के साथ साथ ग्लैंड्स का सिक्रीशन भी आ जाता है। अब उसको बोलेंगे सीमेन या सेमाइनल प्लाज्मा। सीमेन या सेमाइनल प्लाज्मा व्हिच इज रिच इन पहला फ्रक्टोज, कैल्शियम और सम एंजाइम्स। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है, पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, है ना, उसको स्मूथ बनाना। जो एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का उसको क्या बोलते हैं, ग्लास पेनिस। और ग्लास पेनिस के अराउंड जो एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन है उसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन। या इसका एक और नाम होगा प्रीफ्यूज। एक और नाम क्या है फोर स्किन का, प्रीफ्यूज। ठीक है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस। क्या होगा, यूरेथ्रल मीटस होगा। ग्लैंड कितने हैं हमारे पास, एसेसरी ग्लैंड 3। पहला एसेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, नंबर 2। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 1। और लास्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, और यूरेथ्रा में खुल रहे हैं नीचे, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नंबर 2 कर दो बंद।